ओके गाइस, सो आईटीआर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे विद डिटेल मैनर। और आईटीआर 4 का कुछ इधर उधर के बातें भी हम लोग देख लेंगे। एक्चुअली बैलेंस शीट जो है वो आईटीआर 4 पे भी अभी अपलोड करने का ऑप्शंस दे दिया गया है, पहले नहीं था। बट आप अगर कंप्लीट बैलेंस शीट अपलोड नहीं करोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो देखिए कि कैसे हम लोग आईटीआर 4 की तरफ जाएंगे। बट देखिए, फाइल करना इज नॉट अ बिग डील, वो आप लोग कर ही लोगे, उतना कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मेन जो टास्क है आप लोग का वो ये है सर कि हम लोग क्लाइंट के लिए तैयार क्या करेंगे। अगर हम लोग क्लाइंट के लिए रेडी हो रहे हैं तो क्या चीज तैयार करके हम लोग क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे। सो बेसिकली क्लाइंट को हम लोग जो प्रेजेंट करेंगे और क्लाइंट को जो हम लोग सेंड करेंगे वो कुछ इस तरह का है। आपका क्लाइंट अगर बिजनेसमैन होते हैं तो उनके लिए आपको एक कंप्यूटेशन शीट बनाना पड़ेगा। अच्छा, कंप्यूटेशन शीट के लिए बिजनेसमैन के लिए नहीं, आप सबके लिए आपको कंप्यूटेशन शीट बनाना पड़ता है। ये कंप्यूटेशन शीट का फॉर्मेट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सेल्स, अदर सोर्स का इनकम, एवरीथिंग आप देख सकते हो यहाँ पे है नहीं, एंड ऑल दैट एवरीथिंग इज कमिंग ओवर हियर। ओके, एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का बैलेंस शीट है। अच्छा, ये इनकम डिटेल्स कंप्यूटेशन शीट ये कहाँ से आते हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम है। और इसका बाकी जो क्रेडेंशियल होता है, ये टैक्स वगैरह एंड ऑल दैट, ये सब चीज कहाँ से आता है पता है, ये आपका रिटर्न फाइल से आता है। तो हम लोग कंप्यूटेशन शीट एकदम लास्ट में भरते हैं। लास्ट में मतलब पूरा रिटर्न फाइल सबमिट करने से पहले, मतलब एकदम पूरा रिटर्न फाइल सेव करने के बाद या सबमिट करने के बाद भी बोल सकते हो, रिटर्न फाइल का पेज देख के हम लोग को ये भरना है, ये वाला पार्ट भरना है। ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट है। देन उसके बाद बैलेंस शीट। ओके, सो बैलेंस शीट के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट नोट। ओके, एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेड्यूल फॉर पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नोट एंड फिक्स्ड एसेट। ये जो फिक्स्ड एसेट है ये ब्लॉक वाइज आप मेंटेन करना। आपको ब्लॉक का मीनिंग आई थिंक सबको पता होगा, क्योंकि हम लोग पीजीपी चैप्टर पढ़े हैं, तो ब्लॉक के बारे में तो पता होगा ही सर, कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, कितना ब्लॉक हम लोग बना सकते हैं, ब्लॉक आने का क्या कंडीशन, एक्सेट्रा। लेंगे एंड ऑल दैट, ये सब चीज मेंटेन भी कर लेंगे। एक चीज मुझे आप बताइए खाली कि ये जो आप लोग के पास ये कॉम्पैक्ट फाइल जब जाता है, या तो पीडीएफ में या फिर वर्ड में या फिर एक्सेल में, ये पढ़ के आपको समझ में आता है ना इसमें क्या क्या है। सर, ये बनाना हम लोग कहाँ सीखते हैं, स्पेशली जितने लोग के साथ मेरा एडवांस्ड अकाउंट्स क्लास हो चुका है, दे नो वेरी वेल हाउ टू प्रिपेयर। और जितने लोग के साथ मेरा क्लास हुआ नहीं है या फिर आप लोग एडवांस अकाउंट्स कर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये कैसे, बिकॉज एडवांस अकाउंट्स में एक टास्क आता है हम लोग का जिसमें हम लोग ये परफॉर्म करना पड़ता है। लगभग नाना करके 1 मंथ हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ये पूरा चीज बनाने में। कोई ऐसा स्टूडेंट हो मेरे साथ जो मेरे साथ दोपहर में एडवांस अकाउंट्स भी पढ़ते हो, मतलब इस क्लास के 2 क्लास बाद, तो आई थिंक आप लोग को उस क्लास में ये चीज कैसे बनाया जाता है, जीएसटी देख के, जीएसटी फाइल देख के, आई थिंक आप लोग को पता होगा। आप लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए भी थे, आपको याद होगा। वो काफी 1 मंथ से ज्यादा हो गया होगा, बट आप लोग बनाए होंगे संजय भगत जी का फाइल को लेके। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट नोट है, ये पीएल है। तो ये बनाते कैसे हैं हम लोग सीखते वहां पे, उस टाइम पे भी बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन शीट, ये हम लोग सीखते हैं एडवांस अकाउंट्स में। और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं आईटीआर मीन डायरेक्ट टेस्ट का क्लास में। तो आज जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे तो बैलेंस शीट पे लोग कैसे रिटर्न में अपलोड करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो ये वाला पार्ट आप लोग प्लीज देख लीजिएगा कि कैसे क्या हम लोग भरे थे नहीं भरे थे ऑल दैट। ओके, तो शुरू करें। तो गाइज हम लोग बैलेंस शीट पीएल जब बनाएंगे क्या क्या बनाएंगे ध्यान से देखिए। ये बैलेंस शीट है, ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे। और ये बैलेंस शीट नोट है। नोट मतलब वर्किंग नोट्स, जो वर्किंग नोट्स एक्चुअली नोट्स टू द अकाउंट्स इज नॉट अ वर्किंग नोट्स।
ओके, तो गाइज ये बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट नोट्स आप बनाओगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका नोट्स है। तो आप लोग बोले ये चार चीज आपको समझ में आते हैं, प्लीज ये डिटेलिंग में लेके हम लोग कभी डिस्कस नहीं किया आप लोग के साथ, तो आज एक दफा कर लेते हैं। आप बताइए पहले कि ये चीज समझ में आया आप लोग को? यस नो? देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, ये जो एक्सेल फाइल है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। एंड बैलेंस शीट नोट हम लोग बनाएंगे मॉर्निंग अचल, पीएल एंड पीएल का नोट प्लीज एक बार देख के बताइए ना अगर ये चीज आपसे होगा कि नहीं होगा। इन द मीन वाले मैं काम करता हूँ, एक बार आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे क्लास के बाद ही मैं इमीडिएटली शेयर कर देता हूँ, नॉट अ बिग डील। आई विल शेयर इट टू यू आफ्टर द क्लास, इमीडिएटली मैं शेयर कर दूंगा कि ये क्या है नहीं है एंड ऑल दैट, ठीक है। सो गाइज हम लोग यही तरीका फॉलो करेंगे तो ये बैलेंस शीट पीएल हम लोग का बैंक वगैरह सब जगह में ये एक्सेप्ट हो जाते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आज हम लोग इसी से हम लोग क्या फाइल करेंगे, ITR 4 फाइल करेंगे। अच्छा, रिटर्न फाइल का ड्यू डेट के बारे में डिस्कस हुआ था आप लोग से, आई थिंक हुआ होगा। ड्यू डेट का लास्ट कब है ये बात हुआ था। रिटर्न क्या बोलते हैं, रेगुलर रिटर्न क्या होता है, याद है किसी को? मॉर्निंग बैच, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज, अगर ना है तो ना बोलिए, हाँ है तो हाँ बोलिए, बट एटलीस्ट प्लीज कुछ बोलिए। मैं बोल के चुप हो जाता हूँ, आप लोग के एंड से कोई भी सवाल जवाब नहीं आता है। इट्स काइंड ऑफ द वेरी क्या बोलूं, मतलब मैं भाषा नहीं बोल ये कर पाता हूँ कि क्या बोलूं यार, बहुत ही एम्बरेसिंग लगता है मुझे। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक नाउ इज ऑनलाइन क्लास बिकॉज द रिस्पॉन्डिंग वन। यार सामने स्टूडेंट रहते तो एटलीस्ट वो बोल ही देता है कि हाँ या ना। तो यार प्लीज, आई थिंक टाइपिंग करने में इतना तकलीफ तो होता नहीं है आप लोग को, या अनम्यूट करके ही बोल सकते हो। यार वेट करते हो, आप लोग बोलते नहीं हो, इज नॉट द वे। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है ये चीज यार। हाँ तो हाँ बोल देना, ना है तो ना बोलो, बट बोल देना। ये साइलेंट मोड पे मत रहना, आई डोंट लाइक साइलेंट मोड। चलिए ITR का सब इधर उधर के बातें मैं आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ, सो प्लीज ऐसे एक्टिव रहिए चैट बॉक्स में। और वैसे भी एक दो महीने बाद आई थिंक, चलो ठीक है, लेट्स सी एक दो महीने बाद क्या होगा देखा जाएगा। सुनो, ये चीज आई थिंक आप लोग के साथ डिस्कस हुआ होगा। अच्छा, ITR फाइल का नाम तो पता होगा ना आप लोग को, इन नाम में कोई दिक्कत नहीं है तो? कौन सा ITR कौन फाइल करेगा नहीं करेगा ऑल दैट। अच्छा, एक बार ये बोल देता हूँ, TDS का जो सेक्शन था आप लोग को ये पता था ना कि सेक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, सब 75% हो गया है, पता था ना आप लोग को? तो स्टूडेंट को ये पूछा जाता है, इंटरव्यू में अभी रिसेंटली पूछा गया था कि रिसेंट TDS का रेट क्या है। तो स्टूडेंट ने बोल दिया था कि 7.5 है, 10% का 7.5 हो गया, 5% 3.75 हो गया, समथिंग लाइक दैट। फिर इंटरव्यूअर का सवाल आता है कि सर ये क्या रेगुलर है कि ये ऑप्शन मतलब एक्सेप्शन है? तो आप पूरा बताना, 7.5 1.5 इज नॉट अ रेगुलर। ये कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक रेट का रिड्यूस कर दिया, बट रेगुलर रेट 10% है, 5% है, 1%, 2%। ये पूरा बोल देना, बिकॉज इट्स नॉट अ परमानेंट। आपको मैं बताया था उस टाइम पे कि 14 मई 2020 ऑनवर्ड से ये रेट चालू हुआ है और ये रेट का एक्सटेंशन होगा 31 मार्च 2021 तक। तो इंटरव्यू में ये सुना दीजिएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो गाइज टेक केयर ऑफ इट प्लीज। हाँ, सिमिलरली ड्यू डेट का बात जब होगा सेम चीज पूछा जा रहा है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि दिस इज ऑल, मतलब अभी ये चल नहीं रहा है बट अभी ये एक्सेप्शन के लिए बोला जा रहा है। ये दो चीज मैं आप लोगों से डिस्कस किया था, आई थिंक शायद किए थे आप ही लोग के क्लास में, ये रिकॉर्ड हुआ था। फिर भी एक बार मैं याद दिला दूं आप लोग का। देखो रिटर्न दो तरह का पहले बात तो होता है, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है बिलेटेड, और भी होता है डिफेक्टिव रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, ओके, रेक्टिफाइंग रिटर्न, तो वो अलग बात है। बट फर्स्ट टाइम जब हम लोग रिटर्न फाइल करने जाते हैं, फर्स्ट टाइम देखो, डिफेक्टिव रिटर्न तो तब होगा जब आप रिटर्न में गलत फाइल करोगे। रिवाइज आपको तब फाइल करना होगा जब कुछ गलती से कुछ चीज छूट जाएगा आपको रिटर्न में।
तब रिटर्न रिवाइज होता है, तब रिटर्न बिलेटेड आई मीन डिफेक्टिव होता है, समथिंग लाइक दैट। बट पहले दफा जब हम लोग फाइल करने जाते हैं तब उस टाइम पे ये सब चीज नहीं रहता है। रिपीट, पहले दफा जब हम लोग फाइल करने जाते हैं तब उस टाइम पे ये सब चीज नहीं रहता है। तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम फाइल करने जाते हैं तो दो तरह का चीज हम लोग के सामने होता है। ध्यान से सुन लीजिए, ये सब बात शायद हम लोग नेक्स्ट क्लास या आने वाले टाइम पे कर नहीं पाएंगे, तो इस बार अभी कर ले रहे हैं। नंबर वन, सेट ऑन और बिफोर ड्यू डेट। क्या चीज? ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन और बिफोर रिटर्न, जो विदाउट फाइन भरना होता है, विदाउट लेट फी। तो अभी हम लोग कौन सा असेसमेंट ईयर पे है? बस करंट जो यहाँ पे अभी हम लोग आज का तारीख है 13 अक्टूबर। कौन सा असेसमेंट ईयर है बाय द वे? ये 13 अक्टूबर, इट्स 2021। तो 2021 का जो ड्यू डेट है, पहले वो ड्यू डेट देखना पड़ेगा। कोई मुझे नॉर्मल ड्यू डेट बता सकते हो? आईटीआर का हर साल नॉर्मल ड्यू डेट क्या रहता है? बिकॉज ये जो 30 नवंबर आपके सामने है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्सटेंडेड है। कोई मुझे नॉर्मल वाला ड्यू डेट बता सकते हो? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यू डेट फॉर 2021? कोई भी फाइनेंशियल ईयर का नॉर्मल ड्यू डेट? क्या नॉर्मल ड्यू डेट को लेकर बात हुआ था कभी? याद नहीं आ रहा तो डोंट वेस्ट योर टाइम, से नो। अगर याद नहीं आ रहा है तो लिख लो। रेगुलर ड्यू डेट फॉर रेगुलर फाइलिंग रिटर्न, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, लिख लीजिए। बिकॉज अभी जो इंटरव्यू हो रहा है फ्रेशर के, खास करके टीडीएस में, इनकम टैक्स में, ड्यू डेट के ऊपर काफी एम्फोसिस, आई मीन काफी जोर दिया जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो प्लीज लिख लीजिए कि रेगुलर ड्यू डेट फॉर द रेगुलर फाइलिंग रिटर्न ऑफ एवरी असेसमेंट ईयर, ड्यू डेट ऑफ रेगुलर फाइलिंग रिटर्न फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। हर एक असेसमेंट है, चाहे वो 1920 हो, 2021, 21-22, जितना असेसमेंट ईयर आएगा इन फ्यूचर, सबके लिए रेगुलर ड्यू डेट क्या है? हेडिंग की हो, आंसर बताए तो बता दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं लिख नहीं रहा हूं। लिख लो, इन केस ऑफ ऑडिट, इन केस ऑफ ऑडिट मतलब जिनका ऑडिट होता है, द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न इन केस ऑफ ऑडिट, चलो मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो आप लोग मिस आउट कर जाओगे। ड्यू डेट ऑफ रेगुलर फाइलिंग रिटर्न of every assessment year. Okay. So what will be the due date? The due date will be in case of audit, अगर audit होता है, the due date shall be on or before, मेरा ना, कहाँ लिखते हैं भाई? अच्छा, ऑडिट का लिख लो, डेट लिख लो 30th सितंबर, ठीक है? 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। In case of audit, due date shall be 30th September of the assessment year. Okay, ब्रैकेट में लिख लो विदाउट फाइन।
None? In case of non-audit, due date shall be, अच्छा वो ऑन और बिफोर होगा, हाँ यहाँ पे ऑन और बिफोर असेसमेंट ईयर, ओके, विदाउट फाइन। याद रहेगा? अच्छा इसको ऑन और बिफोर लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो गाइज ये रेगुलर होता है, ये डेट रेगुलर होता है, ठीक है। मतलब हर साल हम लोग का यही दो डेट डेडलाइन हम लोग मानते हैं, बट हर साल के तरह 1 मंथ करके एक्सटेंशन मिलता है। ये 30 सितंबर होता है, ये 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड हो जाता है, और 31 जुलाई हर साल मोरलेस 31 अगस्त तक एक्सटेंड हो जाता है। पर सर वो अलग बात है, दैट एक्सटेंशन हम लोग के हाथ में नहीं है, वो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वो टेक केयर करते हैं, तो हम लोग के हाथ में सच कुछ नहीं है, हम लोग तो नॉर्मली इसको फॉलो करेंगे। सो गाइज अभी हम लोग को जो चीज ध्यान में रखना है, जो देखना है, वो ये है कुछ इस तरह का कि अगर आपसे कोई पूछे कि कुड यू प्लीज टेल मी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, तो आपको स्टार्ट तो या इससे करना है या फिर इससे करना है। प्लीज कोई कंफ्यूज मत हो जाइए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी आप लोग के साथ। तो अगर आपका क्लाइंट का ऑडिट होता है तो आपका ड्यू डेट होगा ऑन और बिफोर 30 सितंबर, और अगर ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई। और उसके बाद एक लाइन जरूर ऐड कर दीजिएगा कि ये दोनों डेट एक्सटेंड हो सकता है। कौन एक्सटेंड कर सकता है? सर डिपार्टमेंट का नाम है सीबीडीटी, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन इस साल मतलब अभी जो करंट सिचुएशन में अभी है, उसमें हम लोग का एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक कर दिया गया विदाउट फाइन। गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है? ड्यू डेट प्लीज इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लिया करो, अच्छे से जान लो, चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो क्लैरिफाई कर लो। ये चीज माशाल्लाह अगर सही से बोल पा रहे हो तो आप लोग का बेड़ा पार। बिकॉज फ्रेशर का इंटरव्यू में आप लोग से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट ड्यू डेट आप करेक्ट बोलो। उसमें अगर कुछ गड़बड़ कर दे रहे हो तो डोंट, यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ सेकंड चांस फ्रॉम द इंटरव्यूअर। वो डायरेक्ट लिख के देता सीवी में कि इसको ड्यू डेट भी नहीं पता, ये रिटर्न फाइल क्या करेगा। तो लोगों का ऐसा ख्याल होता है, लोग ऐसा सोचता है कि अगर ड्यू डेट आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो तो गलत है। तो ये आपका रेगुलर प्रैक्टिस है, ये इस साल का एक्सेप्शनल है बिकॉज ऑफ द कोरोना, आपको सबको पता है, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा हूं, बट आप लोग बोले 3 डेट समझ में आया आप लोग को? तो रिसेंटली अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो आपको बोलना है सर ये करंट असेसमेंट ईयर जो 2021 है उसका ड्यू डेट एक्सटेंड होके हुआ है 30 नवंबर 2020 विदाउट फाइन। बट सर दिस इज नॉट अ रेगुलर वन, रेगुलर तो हम लोग का 30 सितंबर और 31 जुलाई होता है, जो इस साल एक्सटेंड होकर 30 नवंबर तक हुआ। कौन एक्सटेंड कर दिया? एक्सटेंड कर दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो रिटर्न है ये हम लोग का रेगुलर रिटर्न है विदाउट फाइन। विदाउट फाइन मतलब विदाउट लेट फी। अगर ड्यू डेट मिस करते हो तो आपको लेट फी देना पड़ता है रिटर्न में, 1000 रुपीज 5000 रुपीज देना पड़ता है। बिलो 5 लाख 1000 रुपीज, मोर देन 5 लाख 5000 रुपीज, ये आपका लेट फी लग जाता है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? बाद बाकी लोग हो क्लास में तो थोड़ा सा आंसर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, कोई इशूज नहीं है, बट प्लीज समझ के हाँ बोलिएगा और आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। एंड कोई भी इंटरव्यू फेस करने से पहले क्या देख के जाना है सर? ड्यू डेट अच्छे से देख के जाना है, इसमें किसी को सेकंड चांस नहीं देना है, ना तो इंटरव्यूअर को ना किसी और को। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो स्ट्रेट अवे आंसर देना है हम लोग को। आगे बढ़ू? शैल आई प्रोसीड? सर ड्यू डेट जब मिस कर जाते हैं तब भी क्या हम लोग रिटर्न फाइल नहीं कर सकते क्या? मतलब अगर ड्यू डेट में 30 नवंबर तक मान लू तो क्या सर हम लोग उसके बाद के रिटर्न फाइल नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं।
ड्यू डेट मिस होने के बाद हम लोग फाइल कर सकते हैं, उस रिटर्न को हम लोग बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलेंगे? इट्स बिलेटेड रिटर्न। ड्यू डेट मिस होने के बाद हम लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उस रिटर्न को हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलते हैं इस चीज को हम लोग को? इट्स बिलेटेड रिटर्न। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्वेश्चन ये आ रहा है सर, बिलेटेड रिटर्न कब तक भर सकते हैं? बिलेटेड रिटर्न कब तक भर सकते हैं? तो आप लोग रेगुलर रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया आप लोग को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर रिटर्न एंड बिलेटेड रिटर्न? सो ड्यू डेट से पहले अगर हम लोग फाइल करेंगे तो दैट विल बी द रेगुलर रिटर्न, ड्यू डेट मिस कर जाएंगे तो दैट विल बी द बिलेटेड रिटर्न। नाउ सवाल ये उठ रहा है सर, बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? बिलेटेड रिटर्न का फाइल करने का नॉर्मल ड्यू डेट होता है, अच्छा बिलेटेड रिटर्न में एक चीज कंफर्म है, वो है लेट फी। क्या चीज? लेट फी। बिलेटेड रिटर्न में आपका लेट फी लग जाएगा। कितना लेट फी लगता है सर? 1000 रुपीज मिनिमम, फिर 5000 तक लगता है, या तो 1000 या तो 5000, डिपेंड कि आपका इनकम कितना है। 5 लाख से कम इनकम है तो 1000, 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 5000। इतना लेट फी हम लोग को लग जाता है अगर ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते तो। टैक्स दो या ना दो उसका बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है फाइन का। और ये फाइन गवर्नमेंट लेता है, लेट फी गवर्नमेंट हम लोग से लेते हैं ड्यू डेट मिस करने के लिए। तो डोंट मिस द ड्यू डेट। ड्यू डेट मिस करोगे तो लेट फी भरोगे, सिंपल सा बात है। इफ यू मिस द ड्यू डेट यू विल पे द लेट फी। लेट फी आपको भरना पड़ेगा। डन? तो क्या हम लोग इसके ऊपर लिखे कि क्या है नहीं है एंड ऑल दैट? सुनिए, तो ड्यू डेट बिलेटेड रिटर्न हम लोग कब फाइल कर सकते हैं? बिलेटेड रिटर्न shall be filed till 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर। ऑफ असेसमेंट ईयर ये रेगुलर होता है। जो असेसमेंट ईयर पे आप हो उसका लास्ट डेट तक आप बिलेटेड फाइल कर सकते हो। जैसे लास्ट डे क्रॉस कर जाएगा और आप बिलेटेड भी फाइल नहीं कर सकते हो, वो रिटर्न फ्रीज हो जाता है। तो हम लोग का जो बिलेटेड रिटर्न है वो हम लोग कब तक फाइल कर सकते हैं? हम लोग फाइल कर सकते हैं 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। और बिलेटेड रिटर्न में ऑलवेज याद रखना कि आपको क्या देना पड़ता है? विद फाइन। लेट फी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, every one of you getting this? Yes, no? तो इस हिसाब से 1920, ध्यान से सुन लो आप लोग, 1920 असेसमेंट ईयर का राइट नाउ हम लोग कौन से असेसमेंट ईयर में है? 2021। हम लोग अभी कौन से असेसमेंट ईयर में है? इट्स 2021। बट 1920 असेसमेंट ईयर में इस हिसाब से आपको नहीं लगता है कि हम लोग को बिलेटेड रिटर्न फाइल का डेट चला गया होगा? 1920 असेसमेंट ईयर का लास्ट डेट था 31 मार्च 2020। अगर इस हिसाब से चले तो गाइस, अगर रूल फॉलो करे तो 1920 असेसमेंट ईयर का जो बिलेटेड रिटर्न का ड्यू डेट था वो कितना दिन होना चाहिए? 31 मार्च 2020। तो कायदे से वो डेट तो चला जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करके, गवर्नमेंट मतलब कौन? सीबीडीटी, उसको एक्सटेंड करके उसको भी 30 नवंबर तक कर दिया गया। तो 30 नवंबर तक आप चाहो तो लास्ट असेसमेंट ईयर का भी रिटर्न भर सकते हो। उसको क्या रिटर्न माना जाएगा? उसको बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा। तो आप लोग को रेगुलर रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न में डिफरेंस समझ में आया? ड्यू डेट से पहले फाइल करोगे तो रेगुलर रिटर्न होता है, ड्यू डेट का बाद फाइल करोगे तो दैट विल बी द बिलेटेड रिटर्न। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? उसको रिवर्स रिटर्न बोलते होता है मूर। क्लाइंट अगर कुछ गलती किया तो उसको रिवर्स रिटर्न बोलते हैं। तो रिवर्स रिटर्न करने का भी ड्यू डेट बिलेटेड रिटर्न तक ही रहता है। इसलिए मैं देखो, मैं यहाँ पे लिखा बिलेटेड एंड रिवर्स रिटर्न।
तो रिवाइज का नाम ही, तो नाम से आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा, रिवाइज कर रहे हो मतलब दोबारा करेक्ट कर रहे हो। आप अपना इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाओगे? पीरियड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, ये सब चीज कहानी, यस नो? कर लीजिएगा। 30 नवंबर से पहले इंटरव्यू देने जाओगे तो 1920 तो रहेगा, उसके बाद जाओगे तो 1920 हट जाएगा, ओनली 2020 रहेगा। रिवाइज रिटर्न में फाइन लाएगा? नो भाई, बिलेटेड रिटर्न में फाइन लगता है, रिवाइज रिटर्न में क्यों लगेगा? हम लोग तो रिटर्न फाइल कर दिए हैं, गलती को सुधार रहे हैं, तो फाइन क्यों लगेगा? ठीक है। Every one of you getting this? Yes, no? ओके, चलिए तो आईटीआर 4 में चलते हैं। ठीक है, ठीक है। ड्यू डेट लगे किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, आप अपने भाषा में नोट डाउन कर लो, बिकॉज ड्यू डेट काफी चर्चे में है। टीडीएस का ड्यू डेट आई थिंक टीडीएस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। टीडीएस का ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ था ना रिटर्न का? टीडीएस रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ था, बट टीडीएस पेमेंट का कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। टीडीएस पेमेंट का कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ था, टीडीएस रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ था। सो मेक श्योर आप लोग भूलना मत ये चीज। हाँ, ओके। तो चलिए हम लोग फाइनली जो चार टास्क लेके बैठे थे आईटीआर 4, उसमें चलते हैं। ओके, तो ये लास्ट ईयर का है, 1920 का है। हाँ, तो मैं 1920 का फाइल करके दिखा रहा हूँ गाइस, ये 2021 का नहीं है, ये 1920 का है। हाँ, तो आईटीआर 4 में कुछ चेंजेस नहीं आया। तो आप लोग को एक प्रॉब्लम है, मतलब आप लोग से ये चीज मैं कभी शेयर नहीं किया था कि आईटीआर 4 में कोई बिजनेस डालो, मैं बोला था कि यहाँ पे ये डालो, यहाँ पे ये डालो, हो जाएगा। बट आई थिंक जब हम लोग आईटीआर 4 प्रैक्टिस किए तो वो झरना चक्रवर्ती बोल के एक मैम का सैलरी रिटर्न था, वो उससे आई गेस आईटीआर 4 देखे थे हम लोग, राइट? ये बैच में तो ही हुआ था ना, जितना मुझे याद आ रहा है। वही क्लाइंट का फाइल से हम लोग आईटीआर 1 भी देखे थे और आईटीआर 4, कोई बिजनेस फाइल हम लोग आईटीआर 4 के लिए एज सच नहीं देखे थे। तो अभी हम लोग आईटीआर 4 करते हैं। तो पहले गर्ल्स एक बात बोलिए कि आईटीआर 4 के लिए हम लोग का, आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, आई के लिए हम लोग का मतलब ऑडिट होना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? मतलब ऑडिट ना होने से आईटीआर 4 भर सकते हैं हम लोग? गाइस, अगर ऑडिट ना हो तो आईटीआर 4 भर सकते हैं। आपके लिए मेरे क्लाइंट का ये सिचुएशन देख के बताओ, मैं आपका क्लाइंट, मेरा क्लाइंट का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने रख रहा हूं। आप खाली ये देख के बताइए कि मेरा क्लाइंट का प्रॉफिट है इतना, मैं प्रॉफिट कॉपी करके ऊपर लिख दे रहा हूं। मेरा क्लाइंट का टर्नओवर है इतना और प्रॉफिट है इतना। तो आप बताइए कि मेरा क्लाइंट का क्या ऑडिट करवाना जरूरी है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मेरा क्लाइंट ऑडिट के दायरे में आते हैं? ये आंसर तो फटाफट आ जाना चाहिए था, इतना लेट नहीं होना चाहिए था। ये ऑडिट हो या ना हो, क्या देख के पता लगता है यार? क्या मेरा क्लाइंट ऑडिट के लिए कंपलसरी है? इतना टाइम लग रहा है आंसर देने के लिए। सर 1 करोड़ का हुआ ही नहीं है तो ऑडिट का सवाल ही नहीं आता। कंपलसरी क्या, कोई भी चीज पॉसिबल ये नहीं है, 1 करोड़ जब क्रॉस ही नहीं किया तो किस बात का ऑडिट? क्या मेरा क्लाइंट आईटीआर 4 भर सकता है, मतलब 44 एडी अप्लाई कर सकते हैं? पहले बोलिए, क्या मेरा क्लाइंट 44 एडी के लिए अप्लाई कर सकता है? अब ये आप कैलकुलेट करके बताइए कि ये सिचुएशन पे क्या मेरा क्लाइंट 44 एडी के लिए जा सकता है?
क्या मेरा क्लाइंट 4480 के लिए जा सकता? कम ऑन यार, 8% तो नियम था उसका, इतना टाइम लग रहा है यार, आप लोग ना बहुत स्लो हो गए हो यार। 70, अच्छा 70 लाख ही ले लो ना, 69 लाख को राउंड ऑफ करके, तो 70 लाख का 8% होता है 5 लाख 60, और मेरा क्लाइंट ने प्रॉफिट दिखा है 7 लाख 52, तो 8% से नीचे के 8% से ऊपर है, या टू स्लो, टू स्लो। रिंकी बोले 8% से कम है। रिंकी, सुबह उठ के चाय कॉफी पी लिया करो, दिमाग चलता है अच्छे से। ये कम कैसे लग रहा है तुम्हें? 70 लाख का 8% कितना होता है? 5 लाख 60, और मेरा क्लाइंट 7 लाख 52 दिखा है मैडम, ज्यादा दिखाया, तो वो 8% है। तो 44 रेडी में जा सकता है? हाँ सर बिल्कुल जा सकता है, बिकॉज 44 रेडी में तो 8% बोला गया था, ये तो 8 से ऊपर है। उसके ना आचल, चलो आचल ने बोल भी थे 9.19% है, तो 44 रेडी डन की नॉट डन? सर डन। पा रहे हो? प्लीज यार, सुबह सुबह तो कम से कम एनर्जी अच्छे रखो, दिमाग अच्छे से चलाओ यार प्लीज। तो ये एकदम डन, तो 4480 डन, तो ITR4 हम लोग भर सकते हैं। तो चलिए ITR4 हम लोग बिजनेस फाइल से भरेंगे, क्लास के बाद में आप लोग को शेयर कर दूंगा ये वाला PL एंड ऑल दैट, ठीक है? तो आइए चलिए हम लोग ITR4 भरेंगे। तो कोई मुझे स्टेप बता पाओगे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए रिटर्न फाइल के लिए? सर पहले तो आप एक फोल्डर बनाइए अच्छे से। चलिए मैं एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट किया था कि हर एक चीज के लिए एक फोल्डर होना जरूरी है, नहीं तो आप ही बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ? ITR4 नाम दे रहा हूँ। ITR4 1920 गाइस, एक्सेल पुराना डेटा दे रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है, ITR4 में कोई चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर इससे सेम ही है। तो ITR4 को ओपन कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग जाएंगे इनकम टैक्स वेबसाइट पे। ओके, तैमूर उतना भी पीछे से स्टार्ट मत करो, किसी का रिटर्न फाइल करने जा रहा है मतलब वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम लोग प्रीफिल डाउनलोड करेंगे, आप लोग को प्रीफिल याद होगा, आप लोग कभी डाउनलोड नहीं किए हो, बट आप लोग को ऑलवेज डाउनलोडेड प्रीफिल हम शेयर कर दिए हैं। आप लोग अगर कभी भी रिटर्न फाइल प्रैक्टिस किए होंगे, ITR2, ITR1 या ITR4 जो भी हो, मैं आप लोग को प्रीफिल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ ऑलवेज। तो प्रीफिल डाउनलोड कैसे करते हैं उसका स्टेप्स तो पता होगा ना आप लोग को। अच्छा आंचल मुझे बताओ, ये होम स्क्रीन से मैं कहाँ जाऊं? मुझे प्रीफिल डाउनलोड करना है, तो कौन सा ऑप्शन में क्लिक करूं? विच ऑप्शन डू आई नीड टू सिलेक्ट? Sir, first we will log in. चलिए पोलोमी, तुम बताओ मुझे कि क्लाइंट का लॉगिन आईडी क्या होता है? बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी सबका क्या होता है? कोई भी क्लाइंट का जब आप लॉगिन करने जाओगे यूजर आईडी क्या होता है? सबका बाय डिफॉल्ट एक ही यूजर आईडी होता है, क्या वो क्या होता है प्लीज? पोलोमी, अंकिता, रिंकी, तैमूर, संजू, पैन कार्ड, वेरी गुड मोहिनी। तैमूर पैन कार्ड नहीं होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है प्लीज। पैन कार्ड आईडी होता है मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड थोड़ी है। पैन, नॉट पैन नंबर, पैन नंबर गलत बात होता है। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो पैन नंबर मत बोलिए वो गलत होगा, इट्स पैन। ओके, तो ये मैडम का पैन क्या है? TBPA4567E ADBPA ADPA 4567E, ठीक है? पासवर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं जब रजिस्टर करते हैं अपने आप को। ओके, सो राइट नाउ व्हाट यू सपोज टू डू, बोलो आप कहाँ जाना है? ये डैशबोर्ड,
तो डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद प्रीफिल कहां से डाउनलोड होता है? अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हो आप लोग। तैमूर का आंसर आया, बाद बाकी लोग। माय अकाउंट तो डैशबोर्ड में सारा चीज कहाँ रहता है? सारा चीज माय अकाउंट में रहता है। ओके, सो माय अकाउंट प्रीफिल एक्सएमएल। उसके बाद हम लोग अभी 1920 का देख रहे हैं। 1920 रिटर्न भर सकते कि नहीं भर सकते? गाइस आज तारीख है 13 अक्टूबर। क्या 13 अक्टूबर में आके हम लोग 1920 का रिटर्न भर सकते हैं? 1920 असेसमेंट ईयर का ड्यू डेट है कि चला गया? ऑफ कोर्स इट्स बिलेटेड फाइल, बट क्या चला गया कि है? सर अभी भी है, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। कौन सा आईटीआर? 4। ओके, देन कंटिन्यू। ओके, तो अगर आपका क्लाइंट पहले से रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका बैंक डिटेल्स भी आ जाएगा, तो आप प्लीज ये बैंक डिटेल्स को टिक कर देना। आपका क्लाइंट फर्स्ट टाइम करने जाएगा तो ये दोनों नहीं आएगा, बट सब्सिक्वेंट टाइम में आ जाएगा। मतलब लास्ट टाइम जो बैंक डिटेल्स अपलोड किए तो इस साल भी आ जाएगा। ओके, तो ये टिक जरूर कर लीजिएगा। जब तक टिक नहीं करोगे तो प्रीफिल में बैंक डिटेल्स नहीं आएगा, तो आपका काम इजी हो जाएगा अगर बैंक डिटेल्स भी प्रीफिल हो जाता है तो। डाउनलोड एक्सएमएल, आई एग्री, कंटिन्यू। तो हम लोग का एक्सएमएल डाउनलोड हो गया। तो इस एक्सएमएल को हम लोग क्या करेंगे? गाइस प्लीज ये प्रैक्टिस आप फॉलो करिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। मेरा वही मानना है कि जो भी आप डाउनलोड करो, जो भी उस क्लाइंट के लिए बनाओ, सब एक फोल्डर के अंदर पहले सेव करो, ताकि जब भी हम लोग को दरकार पड़े ये फिंगर टिप में मिल जाए। तो प्रीफिल डाउनलोड करने के बाद और कुछ डाउनलोड करना है? टीडीएस तो इसके साथ ही आ गया होगा, तो 26 एस के अलग से डाउनलोड करने की इसके अंदर ही आ गया होगा। क्या लगता है दोस्तों आप लोग का? अगर मेरे क्लाइंट के नाम पे कोई कभी टीडीएस काट के जमा किया है तो क्या मुझे 26 करना है कि प्रीफिल के अंदर वो आ गया? व्हाट डू यू थिंक? यार आप लोग इतना कैसे भूल जाते हो? प्रीफिल के अंदर सब आ जाता है, इसलिए तो प्रीफिल बोलते हैं ना उसको। वाई वी आर कॉलिंग इट सेल्फ प्रीफिल? ये उसके अंदर सब कुछ आ गया है, तो दैट्स वाई सब आ गया उसके अंदर प्रीफिल। बट आप लोग को फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा 26 तो फिर भी डाउनलोड कर लीजिए। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। भले ही आ जाए उसके अंदर, आने दीजिए, बट आप प्लीज 26 को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? कौन सा असेसमेंट ईयर होगा आपका? 1920। ठीक है, पहले व्यू देन डाउनलोड। तो देखो बहुत सारे लोग टीडीएस काटा है, तो पहले व्यू एंड देन डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम फोल्डर के अंदर रख लेंगे। ओके, एंड फाइनली हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर ये कर लेंगे, फॉर्म डाउनलोड करेंगे। तो गैस आप लोग जब 1920 का प्रिपेयर करोगे तो प्लीज कृपया करके ये 1920 असेसमेंट है चेंज कर लेना। राइट नाउ यू कैन सी देयर इज अ असेसमेंट है 2021, इसको चेंज करके 1920 कर लीजिएगा। तो बस अभी हम लोग 1920 का फाइल कर रहे हैं, तो विल बी सिलेक्टिंग इज 1920। ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो आईटीआर 4 जावा यूटिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जावा यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं। ओके, तो ये तीन चीज हम लोग आईटीआर 4 के लिए रेडी कर लेंगे। क्या क्या? फॉर्म,
प्रीफिल और 26 एस, और ऑब्वियसली बैलेंस शीट पीएल जो ऑलरेडी हम लोग के पास है। तो आप जब क्लाइंट के नाम पे फोल्डर बनाएंगे तो फोल्डर के अंदर ये बैलेंस शीट पीएल रखिएगा, मतलब ये जो कंप्यूटेशन अब बना है बैलेंस शीट नोट पीएल पीएल नोट ये आप रखिएगा, एंड बाकी ये 3 चीज भी रखिए। कौन कौन सा चीज सर? आईटीआर, आपका पीडीएफ, 26 एंड प्रीफिल। कोई भी आईटीआर, आईटीआर 4 हो, आईटीआर 3 हो, कोई भी बिजनेसमैन का आईटीआर हो, या सैलरीड पर्सन का या नॉन सैलरीड पर्सन का, आप ये कर लेना। ये स्किल होता है, ये करने से क्या होता है, ये करने से आपका सारा चीज एक ही जगह रहता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। तो आई थिंक बाकी स्टेप्स तो आपको पता ही होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर हम लोग को ये वाला फॉर्म है, तो फॉर्म को ओपन कर लेंगे हम लोग। ओके, आई थिंक आप लोग को प्रीफिल ओपन करना आता है, राइट? यस नो? कोई भी रिटर्न का प्रीफिल ओपन कर सकते हो आप लोग? आई थिंक इतना तो प्रैक्टिस सब लोग कर लिए होंगे। तो कॉन्फिडेंटली तभी कर पाओगे जब ये वाला, ठीक है। चलिए, बेसिक चीज तो हम लोग को फटाफट हो जाएगा कि आईटीआर 4 पे कहाँ क्या सिलेक्ट करना है, नहीं करना, ऑल दैट। ओके, तो प्रीफिल में लगभग सारा चीज आ ही जाता है, आप खाली चेक कर लीजिएगा। देखो स्टेटस नहीं आया तो स्टेटस हम लोग को देना पड़ेगा इस इंडिविजुअल। ओके, अच्छा, ये फाइल्ड अंडर सेक्शन क्या होगा हम लोग का? बिफोर ड्यू डेट की आफ्टर ड्यू डेट? गाइस वी आर इन 1920 असेसमेंट ईयर, जिसका रिटर्न का डेट अभी तक है, बट वो रेगुलर रिटर्न की बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न किसको बोलते हैं? बिफोर ड्यू डेट की आफ्टर ड्यू डेट? थोड़ी देर पहले डिस्कस किए सर। किसको बोलते हैं बिफोर ड्यू डेट की आफ्टर ड्यू डेट? इट्स आफ्टर ड्यू डेट, दिस इज आफ्टर ड्यू डेट। ओके, सो गाइस पहला पेज में और कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ऑलमोस्ट आ गया है। और एक चीज आपको याद रखना होगा, ये वाला रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो हम लोग करेंगे नो। फाइल के रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भरा है, आंसर इज नो, तो हम लोग नो कर लिए। ठीक है, तो ये हम लोग डाल दिए यहाँ पे, डन। नाउ कम टू द बीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो एड रो करेंगे, नेम ऑफ द बिजनेस इट्स महिमा क्रिएशन। ओके, तैमूर बिजनेस कोड याद है? रेडीमेड गारमेंट्स का क्या था? 9602 ना? तो 9024 भी कर देते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेव। ओके, रिटेल सेल ऑफ टेक्सटाइल्स, एपरल्स, फुटवेयर, लेदर, चलो ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप देखो, कोई मुझे बता सकते हो आईटीआर 4 के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस का? What are the information supposed to be required to file ITR 4 in case of business? टोटल टर्नओवर, भूल गए आप लोग? टोटल टर्नओवर, तो टोटल टर्नओवर कहां लिखेंगे हम लोग? E1B,
E1B में हम लोग लेंगे टोटल टर्नओवर। सो मेरा टोटल टर्नओवर कितना हुआ, इतना 69,15,815। तो ध्यान से देखो कहां लिखना है, E1B में लिखना है। कितना अमाउंट है, 69,15,815, 69,15,815। सो E1B एनी अदर मोड में जाके हम लोग को ये टर्नओवर लिखना है। देन नेट प्रॉफिट लिखना है E2B। हम लोग 6% में नहीं जा रहे, हम लोग 8% में जा रहे हैं, बिकॉज कैश क्रेडिट मिला के हुआ है कैश बैंक। तो ये तो कितना प्रॉफिट है, 7,52,506। ओके, सो गाइस आप लोग को समझ में आ गया कि सेल्स फिगर एंड प्रॉफिट कहां लिखते हैं। तो ITR 3 आप देखे होंगे जहां पे हम लोग कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिफाइन किए थे। आप इमेजिन कर पा रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है। ITR 3 में हम लोग कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपडेट किए थे, बट ITR 4 में हम लोग कंप्लीट अपडेट करने का दरकार नहीं हो रहा है। जस्ट हम लोग का टोटल सेल एंड नेट प्रॉफिट डाल दिए। तो टोटल सेल है 69,15,000 एंड टोटल नेट प्रॉफिट है हम लोग का 7,52,000। ये दोनों हम लोग डाल दिए। क्लियर हुआ, यस नो? समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट? अब बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा नीचे आ जाओ। आपके क्लाइंट के नाम पे अगर GST है तो आप लिख लो, ये आपको GST का डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ता है, ये वाला ये ओके। आपको GST नंबर डालना पड़ता है, GST का सेल्स फिगर डालना पड़ता है। तो जिन लोग का GST नंबर है तो GST नंबर प्लस सेल्स फिगर यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो माइग्रेशन का GST नंबर आपको दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये वाला, और इतना ही GST में हम लोग अपलोड भी किए। तो 19, तो एड रो करके मैं लिख दे रहा हूँ GST नंबर 19 ADBPA 4568 E1ZT, आई थिंक यही है हाँ। और टर्नओवर कितना है, टर्नओवर तो हम लोग ऊपर ही देखे थे 69,15,815, 69,15,815। तो GST और इनकम टैक्स दोनों का टर्नओवर क्या होना चाहिए, दोनों का टर्नओवर मैच करना चाहिए। ओके, ध्यान रहे हाँ, 69,15,815 सेव, ये दोनों मैच होना चाहिए। GST और इनकम टैक्स मैच होना चाहिए, नहीं तो आप अपने ऊपर नोटिस बुलाओगे। अगर मैच नहीं है तो गिव द प्रायोरिटी ऑफ द GST। कोई क्लाइंट अगर बोले मेरा GST में नील रिटर्न गया और इनकम टैक्स में 60 लाख रुपए सेल दिखा जाता, आप वो फाइल हाथ में मत लेना। पैसा इंशाल्लाह कमा लोगे, बट ऐसा गंदा काम कभी मत करना। वो ये जानबूझ के नोटिस का बुलावा देना है। यार आप GST, ऐसे बहुत सारे लोग हैं GST आज तक एक पैसा का नहीं भरा, और जब बैंक में गया बैंक बोला रिटर्न फाइल दिखाओ इनकम टैक्स का, तब बोला कि चलो सेल दिखा दो। मजाक चल रहा है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सब लोग का फाइल कभी हाथ में लगा डालोगे तो पक्का नोटिस बुलाएगा उसको। तो आप झूठ बोल रहे हो, GST आपका नील गया और इनकम टैक्स से बोलो 60 लाख का सेल, हो जाएगा भी ऐसा? तो अब GST वाले को झूठ बोलो तो GST वाला बोले इसके ऊपर GST चार्ज करो फिर। तो इसे गंदा काम कभी मत करना किसी के इन्फ्लुएंस पे आके। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि जब क्लाइंट फंसेगा तो क्लाइंट आपके ऊपर पूरा ये करेगा, इल्जाम लगाएगा, बोलेगा भाई मुझे पता नहीं था, तुम क्यों किए हो। तो ये सब बात याद रखिएगा प्लीज। एक फाइल में आपको कितना पैसा मिलेगा, उतना पैसा इंशाल्लाह भी कभी दूसरी जगह से आप कमा लोगे, बट ये सब फालतू रिस्क अपने ऊपर मत लेना। ये जेन्युइन रिस्क है। लोग ऐसा है, ऐसा लोग आते हैं मेरे पास, बोलते भी है, मार्केट में सुनते भी है कि भाई GST में है ही नहीं मेरा रिटर्न, और होगा भी बहुत कम, बट बैंक ने बोला है कि आपका सेल अगर 20 लाख होगा तो ही मैं लोन पास करूंगा, उसके चलते वो 20 लाख का सेल इनकम टैक्स में दिखाना चाहते हैं। तो भैया आपके नाम पे अगर GST ऑलरेडी हो चुका है तो आपका GST और आपका इनकम टैक्स तो सेम होना चाहिए ना। दो अलग अलग कैसे हो सकता है? अगर इनकम टैक्स में अमाउंट डाल के दे दूं तो आपका पैन ही तो GST नंबर है। ये जो GST नंबर है इसके भीतर जो 10 कैरेक्टर तो आपका पैन है, वो तो ऑटोमेटिक ले लेगा, वो मार्च कर लेते हैं GST डिपार्टमेंट। तो GST बोलेगा भाई ये तो इनकम टैक्स को सेल बोला है, मुझे सेल तो कभी बोला ही नहीं है, बोला इसको चार्ज करो GST इसके ऊपर। तो फंसोगे आप, उस टाइम पे अब ITC नहीं मिलेगा।
अब उस टाइम पे जीएसटी डिपार्टमेंट जब बुलाएगा आपको, तब बोलेगा पूरा उसके ऊपर जीएसटी भरो, तब आप मत बोलना सर मेरे पास तो आईटीसी था, तुम क्लेम नहीं किया। क्लेम क्यों नहीं किया आईटीसी फिर? क्योंकि आपको बुलावा 2 साल बाद ही जीएसटी वाला बुलाएगा, ताकि आप आईटीसी क्लेम ना कर पाओ। तो इसे फालतू काम कभी मत करना। तो आप याद रखिएगा, टर्नओवर एज पर इनकम टैक्स एंड टर्नओवर एज पर द जीएसटी दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो गिव द प्रायोरिटी टू द जीएसटी, बिकॉज इनकम टैक्स का इंफॉर्मेशन खाली यहीं से मिलेगा जो आप अपलोड कर रहे हो, लेकिन जीएसटी की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप बोल चुके हो इन जीएसटी और 1 और 3 भी, तो दोनों मैच होना चाहिए। ठीक है, अब क्या भरना होगा? अब भरना होगा हम लोग का 4 चीज। देखो यहाँ पे कंप्लीट बैलेंस शीट है, पर आप चाहो तो कंप्लीट बैलेंस शीट इग्नोर कर सकते हो। आप भरो टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स E15, टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो बैलेंस शीट से मिल जाएगा आप लोग का। ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों मिला के सर लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी प्लस ट्रेड पेमेंट्स दोनों मिला के सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। हाँ, तो टोटल आ रहा है 827,976, 827,976, 827,976। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इन्वेंट्री E19 स्टॉक, बैलेंस शीट से मिल जाएगा 17,08,50। देन उसके ठीक नीचे सन्ड्री डेटर्स E20, ट्रेड रिसीवेबल 373, 284। ओके, एंड नाउ कैश इन हैंड एंड बैंक, कैश बैंक बैलेंस भी बैलेंस शीट से मिल जाएगा। बैलेंस शीट नोट्स में आ जाओ, मिल जाएगा आपको डिटेल। कैश इन हैंड है 84,210 और 74,0410, ये दोनों। हाँ, 84,210 कैश इन हैंड। ठीक है, और कैश एट बैंक कितना है? 74,0410, 74,0410। तो गाइस ये अपलोड हो गया, ये आईटीआर 4 का ये था, देख लीजिए अच्छे से। इतना भरने से आईटीआर 4 हो जाएगा। याद रहे जो जो जगह में रिस्पॉन्ड किया हो, E15 आप लोग ऐसे नोट डाउन कर सकते हो, E15, E19, 20, 20, 21, 22। अगर आपको कुछ फिगर नहीं है तो 0 जरूर लिखिएगा, बट ब्लैंक मत छोड़िएगा। आईटीआर 4 में अगर आपका क्लाइंट के लिए डेटर्स क्रेडिटर्स ना रहा तो 0 जरूर लिखिएगा, ब्लैंक मत छोड़िएगा। ब्लैंक छोड़िएगा तो सेव नहीं होगा। सो डू नॉट लीव इट एज अ ब्लैंक, 0 जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद एक चीज मैं आप लोग को भरने बोलूंगा, टैक्स डिटेल्स में आके आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सारा टीडीएस का डिटेल्स आ गया। ठीक है, बट आपको पता है कि ये इनकम्प्लीट है, तो आप ये सारा चीज कंप्लीट करिएगा विद द हेल्प ऑफ 26 मैं ये देखना चाहता हूं। आज मैं सिर्फ ड्राफ्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये जो टीडीएस है इनकम्प्लीट है, इसको आपको सिलेक्ट करना है और एडिट रो करके इसको पूरा रो को भरना है विद द हेल्प ऑफ द 26 मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितने लोग कर पाते हो। ये क्लाइंट का फाइल में इसलिए शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हो इसमें टीडीएस बहुत सारा है, लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो आप 26 लो, मैच कराओ और ये फिल इन द ब्लैंक्स करो। ठीक है, बाकी हो गया रिटर्न, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ये हो गया बिकॉज ये टैक्स, ये पूरा सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, टैक्स बैक्स जो पे हुआ सब चीज हो जाएगा इसका, तो ये पूरा सेटल्ड हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका आधा सोर्स भी है। हाँ, ठीक है, तो आपको वो भी थोड़ा सा चेक करना है।
इसके देख सकते हो 7,52,000 है। जीटीआई के अंदर देखो ये दोनों फिगर आया नहीं, दिखाई दिया? ये देखो जीटीआई के अंदर ये दोनों फिगर आया नहीं, तो ये सब चीज इनकम्प्लीट है, आप करिए। 7,52,000 जो तो नेट प्रॉफिट है, उसका देखो आदर्श सोर्स का भी 3 लाख का इनकम है, 3,30,000। तो ये मैच कराओ। ये फाइल करने पे आपको बहुत सारा चीज आईटीआर 4 के बारे में लगभग सारा जानकारी मिल जाएगा, जो लोग 4480 के लिए जाएगा। तो इतना तक तो हम कर दिए। मैं आप लोग को आज आईटीआर 4 का एक्सएमएल कॉपी एंड 26AS दोनों शेयर करूंगा। प्लीज ये आप लोग भरिएगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। ये करने से आपका आईटीआर 4 का लगभग सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा। आप हक से लिखो आपका सीवी में कि आपको आईटीआर 4 फाइल करना आता है, ऑब्वियसली ऑफलाइन मोड यूज करके, इसमें टीडीएस है, रिफंड है, एवरीथिंग है। अब बैलेंस शीट पीएल तो आप लोग के पास तो रहेगा ही, याद रहेगा दोस्तों? ये टास्क होगा आप लोग से। कैन एक्सपेक्ट 2-3 जन तो कर देता है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं पूरा बैच इसमें पार्टिसिपेट करे। प्लीज बाकी देख लीजिए।